हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला एकेडमी। आज मैं आप लोगों को भूकंप के टॉपिक को लेकर आई हूँ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ये सभी प्रकार के एग्जामों में इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये सुपर टेट हो गया, यूपी टेट या ऑल स्टेट टेट या किसी भी वनडे एग्जाम में इसे एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते ही है। तो इसके बारे में देखते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत शॉर्ट में, और मेन मेन पॉइंट की कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। तो पहले ये देखते हैं कि भूकंप कहते किसे हैं। तो भूकंप उसे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के भूपटल में किसी प्रकार का कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि हमारी धरातल में किसी प्रकार की हिलने डुलने की अवस्था प्रतीत होती है तो भूकंप की रूप लेती है। ठीक है, तो भूकंप तो ये हो गया कि हमारे भूपटल या हमारी धरातल में किसी भी प्रकार की कंपन की अवस्था भूकंप कहलाती है। तो इसमें ये एक दो पॉइंट ये देखते हैं, क्योंकि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें देख लीजिए सिस्मोलॉजी। ठीक, सेकंड देखते हैं सिस्मोग्राफ। पहले ये देखते हैं कि सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं। ये एक पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसे मैं समझाऊंगी अभी। और ये हम लोग पिक्चर से समझेंगे तो ज़्यादा ही क्लियर होगा, क्योंकि पिक्चर को अगर कोई चीज़ समझ लिया जाता है पिक्चर के द्वारा तो वो कभी भूला नहीं जाता, और ऐसे समझ में नहीं आता कि क्या है भूकंप मूल, जैसे भूकंप अधिकेंद्र, इसका प्रोसेस क्या है। तो इसको हम अभी समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो भूकंप के बारे में अध्ययन करती है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप के बारे में, मतलब भूकंप की से रिलेटेड जो भी पॉइंट को इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि सिस्मोलॉजी किसे कह सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। सेकंड ये पॉइंट है कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोग्राफ उसे कहते हैं जो भूकंप की तीव्रता को नापने की एक मशीन होती है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए या भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये पहले इस पिक्चर को समझते हैं कि ये क्या है। पहले देखते हैं कि ये भूकंप मूल ये क्या है। तो ये हमारी धरातल है, ये धरातल जिस पे हम लोग हैं अभी। ठीक है, धरातल है ये। और ये पॉइंट जो है इसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, और ये जो पॉइंट है ये भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। अब भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कैसे कहते हैं ये पहले जानते हैं कि जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। कि जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है, मतलब जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, जहां से उसकी तरंगे शुरू होती हैं, भूकंप की तरंगे शुरू होती हैं चलना, उसे भूकंप मूल या उसी को उत्पत्ति केंद्र या फोकस कहते हैं। और ये तो हो गया आपका भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र। सेकंड देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, भूकंप अधिकेंद्र, जिसे एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक लंबवत 90 डिग्री भूकंप मूल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर 90 डिग्री पर, जहां पे भूकंप मूल से सर्वप्रथम जहां पे तरंगे पहले पहुंचती हैं उसी को भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल से जो भी तरंगे पहले जिस स्थान पे पहुंचती हैं उसे भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ये भूकंप मूल के ठीक लंबवत, मतलब 90 डिग्री पे ये एपिसेंटर होता है। तो ये दो पॉइंट यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है कि भूकंप मूल किसे कहते हैं। तो भूकंप मूल जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, जहां से भूकंप की स्थिति पहले प्रारंभ होती है, जहां से भूकंप की लहरें चलनी प्रारंभ होती हैं, उन्हें भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं।
और भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर किसे कहते हैं? तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री के सापेक्ष जहां पे तरंग पहले भूकंप मूल की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे, एक मिनट देखते हैं। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पी और एक एस और एक एल। ठीक है, पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ठीक है, एस को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। थर्ड को बोलते हैं लॉन्ग वेव या लव वेव बोलते हैं, लॉन्ग वेव। ठीक है, इसी को सरफेस वेव भी कहते हैं या लव वेव भी कहते हैं। तो पहले इसी को प्राथमिक वेव में या प्राथमिक तरंग कहते हैं। पहले ये देखते हैं कि प्राथमिक तरंग कहते हैं किसे। प्राथमिक तरंग जो होती है उसकी स्पीड सबसे, मतलब इन दोनों तरंगों से सबसे अधिक रहती है। ये 8 किमी पर हावर्स प्रति सेकंड, 8 किमी पर सेकंड के हिसाब से ये चलती है। ठीक है, ये सबसे तेज गति से चलती है, ये सबसे तीव्र गति से। सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने वही पॉइंट लिखा हुआ है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ये सबसे तीव्र गति से होती है। ये इसकी स्पीड क्या होती है? 8 किमी पर सेकेंड। पूछा जा सकता है कि प्राथमिक वेव की जो मतलब स्पीड है वो उसकी स्पीड क्या है? तो 8 किमी पर सेकेंड। दूसरा है सबसे तीव्र गति, ये प्राइमरी वेव की है और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ये चलती है। सबसे अधिक इसका ठोस में होता है। देखिए यहाँ से मैंने रेड मार्कर से किया है, ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, स्पीड इसकी सबसे अधिक ठोस में होती है और ये सबसे कम गैस में होता है, लेकिन ये तीनों में चलती है। इस जो जिस गति से ये चलती है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। सेकेंड देखते हैं एस, सेकेंडरी वेव। ये 4 किमी पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। ये 8 मतलब प्राइमरी वेव से ये कम स्पीड से इसका है। और नेक्स्ट देखिए, इसे अनुप्रस्थ तरंग या विध्वंसक तरंग कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम स्पीड से आती है और इसके बाद आती है, तो इसलिए इसे विध्वंसक, थोड़ा क्षतिकारी होती है और इससे ज्यादा थोड़ा नुकसान होता है, तो इस वजह से। और थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये केवल ठोस अवस्था में चलती है। ठीक है, न कि द्रव और न कि गैस, किसी में नहीं चलती। थर्ड नंबर है लॉन्ग वेव्स। ये इसकी स्पीड है 1 to 5, मतलब 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ये सबसे अंत में आती है और ये विनाशकारी, मतलब सबसे लास्ट में आती है, कम धीरे धीरे आती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है यही। तो ये सबसे अति विनाशकारी, मतलब कि जो जितने भी जहाँ पे भूकंप आते हैं आप देखते हैं कि बहुत सारी घरें गिर गई रहती हैं, कितनी मंजिल के। तो ये किस तरंग के माध्यम से होता है? तो ये लॉन्ग वेव एल तरंग के द्वारा होता है। जितने भी क्षति होती हैं हमारे धरातल पे वो एल तरंग के द्वारा। ये बहुत धीरे आती है लेकिन ये बहुत विनाशकारी होती है, मतलब आई और सब खत्म कर दी गई। देखिए पी और एस तरंगे एक है कि ये पुश करते हुए जाती है, पी और एस जो वेव है वो पुश करते हुए जाती हैं, पुश करती हैं। और जो एल तरंग है वो जिग जैग के रूप में चलती है। ठीक है, पुश करना मतलब कि वो एक धक्के मारते हुए चलती है। जैसे मान लो मैं इंडिकेट करती हूँ, ऐसे पुश कर रही है ऐसे वेव। और अगर ये एल जो पी और एस है ये ऐसे चलती हैं और ये जो एल तरंग है वो ऐसे ऐसे कहीं पे भी किधर किसी भी दिशा में ये चलेंगी।
तो इसकी तो जो गति रहती है वो एक दिशा में रहती है, वो ये मतलब आती है स्पीड से, लेकिन उतना विनाशकारी नहीं होती। लेकिन जो एल तरंगे होते हैं इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं रहता, ये जिगजैग किसी भी दिशा में ये चलती रहती है, तो ये लास्ट में आती है बट ये बहुत विनाश करके जाती है। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट है कि 8 किमी पर सेकेंड ये प्राइमरी वेव्स की है, ये सबसे तीव्र गति से आती है। यहाँ से जो भूकंप मूल है, आपको सबसे पहले जो तरंग यहाँ पे आती है वो प्राइमरी वेव्स आती है, ठीक है, क्योंकि इसके जो लंबवत सबसे जो पहले तरंग पहुंचती है भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर पे, वो प्राइमरी वेव्स पहुंचती है और 8 किमी पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती है। सेकेंड है सेकेंडरी वेव्स जो 4 किमी पर सेकेंड से चलती है, और ये प्राइमरी वेव से थोड़ा इसकी स्पीड कम रहती है। इसे अनुप्रस्थ तरंग या विध्वंसक तरंग कहते हैं, क्योंकि इससे पीछे आती है और थोड़ा बहुत विनाश करके जाती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में प्राइमरी वेव्स चलती हैं, लेकिन ठोस में ज्यादा और गैस में कम चलती है। ये ठोस में ही चलती है, ठीक है, ये सेकेंडरी वेव ठोस में ही सबसे ज्यादा चलती है और द्रव गैस में नहीं चलती। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि प्राइमरी वेव की गति किस में सबसे ज्यादा हो सकती है और किस में कम। तो ये आप देखिए मैंने यहाँ मार्कर से रेड से किया है दोनों के आमने सामने। ठोस में ये ज्यादा रहती है क्योंकि मैंने ऊपर की साइड में तीर का निशान लगाया है, और गैस में सबसे कम रहती है तो ये नीचे की साइड में, डाउन साइड में, ठीक है। तो ये हुआ। और एल देखिए, एल तरंगे जो लॉन्ग वेव तरंगे या लव वेव भी कहते हैं, इसी को सरफेस वेव भी कहते हैं। तो ये 1 to 5 to 3 किमी पर सेकेंड के वेग से चलती है, इसकी स्पीड है। ये सबसे लास्ट में आती है और ये विनाशकारी और होती है, मतलब जो पूरे दुनिया को जो तहस नहस करने वाली होती है, ये यही मतलब एल तरंगे होती हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि पी और एस जो होती है वो पुश करते हुए जाती है, और जो एल तरंगे वो जिगजैग, मतलब कि इनकी दिशा कोई फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। और यहाँ तो ये पिक्चर आपने समझ लिया कि यहाँ से जो भी अब जाएगा, जो भी तरंगे पहले पहुंचती है उसे पी कहते हैं, पी तरंगे ही सबसे पहले पहुंचती है भूकंप अधिकेंद्र पर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं ये पहले देखते हैं। भूकंप के 3 प्रकार हैं, सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरा भूकंप, ठीक है। सामान्य भूकंप किसे कहते हैं? जो 50 किमी तक, 50 किलोमीटर तक भूकंप आते हैं, ठीक है। इनकी मतलब भूकंप का जो क्षेत्र होता है वो 50 किलोमीटर तक होता है, सामान्य भूकंप जिसे कहते हैं, नॉर्मल अर्थक्वेक। मध्यवर्ती भूकंप, इनके भूकंप का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये देखिए यहाँ से अगर आता है तो ये 50 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ पे ठीक है, ये आपका हो गया 50 किलोमीटर तक। और अगर यही 50 से 2.5 मतलब यहाँ से आप अगर आता है तो आपका हो गया आपका मध्यवर्ती भूकंप। और यही पूरा मतलब 250 से और नीचे 700 किलोमीटर तक अगर भूकंप आता है तो उसे गहरा भूकंप या पाताली भूकंप कहते हैं। इसे पाताली भूकंप भी कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य भूकंप किसे कहते हैं? जिसकी रेंज भूकंप आने का जो क्षेत्र रहता है वो 50 किलोमीटर तक रहता है। सेकंड है मध्यवर्ती भूकंप, जिसे 50 से 250 किलोमीटर के अंतर्गत इस मतलब भूकंप आते हैं, उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। और गहरा भूकंप या पाताली भूकंप जिसे कहते हैं वो 250 से 700 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र होता है, उसे गहरा भूकंप या पाताली। ये 3 प्रकार हैं, 1 2 3 भूकंप के प्रकार 3 है, ठीक है। अगर यही पूछा जाए कि स्थल की स्थिति के आधार पे तो 2 होते हैं स्थिति के आधार पे। 1 मिनट देख, स्थिति के आधार पे अगर पूछा जाता है तो एक होगा आपका धरातली, दूसरा हो जाएगा आपका सागरी। धरातली भूकंप और सागरी ये स्थिति के आधार पे है आपका। धरातली जो धरातल पे भूकंप आते हैं उसे धरातली भूकंप कहते हैं, और जो सागर मतलब समुद्र में के अंदर भूकंप आते हैं और वो सागरी भूकंप कहलाता है, ठीक है।
तो ये हुआ आपका। और भूकंप, एक चीज ये भी देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है कि भूकंप आने के पूर्व किस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो वो जब बढ़ती है रेडॉन की, रेडॉन, RN, इसकी मात्रा वायुमंडल में भूकंप आने से पहले रेडॉन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो ये एक पॉइंट है जिसे पूछे जाने की संभावना रहती है मैक्सिमम कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है, तो वो रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में, ठीक है। और ये आपके देखिए प्रकार हो गए ये 3, और ये स्थिति के आधार पर हो गए धरातली और सागरी। इन सब चीजों को आप देख लियो। और नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर भूकंप आता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में देखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इतना तो मैंने हम लोग जान लिया कि भूकंप क्या है, कैसे आता है, उसके प्रकार क्या है, उसके ये सब चीजें। तो पहले ये जानते हैं कि भूकंप आखिर आता कैसे, ठीक है। भूकंप तो आता है, ठीक है, सही बात है कि भूकंप से बहुत चीजें विनाश होती हैं, और लेकिन भूकंप की मतलब आने की स्थिति क्या है और उसके आने का कारण क्या है, ये पर मान लीजिए ये हमारी धरातल है, अरे पृथ्वी है, पृथ्वी में अनेकों प्लेट होती हैं, ठीक है, जो अपनी स्थिति के सापेक्ष गति करती रहती हैं। तो उसमें से कुछ प्लेटों के बारे में हम बताएंगे जो कि किस कारणवश किस चीज का मतलब निर्माण होता है। तो जैसे देखिए ये 2 प्लेटें हैं, अगर प्लेटें, ये पृथ्वी के अंदर कई प्लेटें होती हैं, तो जैसे एक ये प्लेट है और एक ये है, अगर प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट ऊपर नीचे, मतलब जैसे ये ऊपर की दशा में जा रही है और ये नीचे, अगर ये एक दूसरे के नीचे आएंगी जाएंगी तो इसे रूपांतर गति कहते हैं, और इसी से भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है। एक दूसरे के वो अपोजिट ऊपर नीचे होना ही भूकंप का निर्माण करती हैं, और इसी प्लेट को जो ये गति होता है उसे रूपांतर गति कहते हैं, जिसके कारण भूकंप हमारे आते हैं हमारे धरातल पे। सेकंड देखिए, ये एक है, जैसे एक ये इसकी गति इधर को है, एक इसकी गति इधर को है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट दिशा में एक दूसरे से दूरी पर हो तो उसे अपसारी गति कहते हैं, और इस कंडीशन में ज्वालामुखी का उत्पन्न होता है, ठीक है। ये वो आपका जो ऊपर नीचे होती है प्लेटें, तो भूकंप का निर्माण होता है। और जब एक दूसरे के दूर होती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट दिशा में दूरी बनाती हैं, तो उससे अपसारी गति और उससे ज्वालामुखी का उद्भव होता है। थर्ड देखिए, यहाँ पे ये प्लेटें एक दूसरे से मतलब चढ़ी हैं, एक दूसरे पे मतलब चिपकी हुई हैं, चढ़ी हुई हैं, तो इसे अभिसारी गति कहते हैं। और इससे जब एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, तो इससे पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत का निर्माण होता है। जब एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे दिशा में ऊपर नीचे हो तो उसे भूकंप और इसे रूपांतर गति कहते हैं। एक दूसरे से अपोजिट और दूरी का बनाए हो तो उसे अपसारी गति और इससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और एक दूसरे के सापेक्ष और एक दूसरे पे चढ़ी हुई हो तो इसे अभिसारी गति और इससे पर्वत का निर्माण होता है। तो इन्हीं कारण के वश हमारी धरातल उद्भव होता है इन तीनों का, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता हम कितने मेथड से मापते हैं, तो 2 तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम की हम लोग रिक्टर स्केल से मापा जाता है। पहले ये जानते हैं कि कौन कौन है। एक तो है मर्केली स्केल, दूसरा है रिक्टर स्केल, ठीक है। मर्केली स्केल का काम क्या है, ये गुणात्मक मापक है। इसमें 1 से 12 तक अंक इसमें अंकित होते हैं इस स्केल पे, और ये अनुभवात्मक होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये अनुभव किया जा सकता है। कुछ भूकंप ऐसी होती हैं, जैसे कभी कभी भूकंप आती है कि आपको पता भी नहीं चलता, बस आप एक हल्का से महसूस कर सकते हैं, या कोई चीज टंगा हुआ है वो थोड़ा बहुत हिल रहा है
बस आप अनुभव कर सकते हो, उससे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता। तो उससे मर्केली स्केल से मतलब मापा जाता है, ठीक है। ये बस एक अनुभव का ही रूप इससे मापा जाता है कि जो थोड़ा बहुत अगर हल्के से आए हैं तो इससे अनुभव जो कर सकते हैं उसी को ये मर्केली स्केल से मापा जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिक्टर स्केल, जिसका सर्वाधिक प्रयोग अभी हमारे वर्ल्ड में किया जा रहा है कि रिक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप को मापा जाता है मैक्सिमम। पहले इसके बारे में, ये गणितीय मापक है, ठीक है। और इसमें 0 से 9, एक मिनट, 0 से 9 तक डिजिट इस स्केल पे होते हैं। और ये 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के माध्यम से इसकी खोज हुआ था। जिसने रिक्टर स्केल का खोज किया था वो था 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के माध्यम से हुआ था। ये जो भी, जैसे इसका रिक्टर स्केल का काम है कि एक का जो वैल्यू है वो 10 गुना 10 गुना वृद्धि करके, तीव्रता में वृद्धि करके ये दर्शाता है। मतलब अगर 4.4 आया तो ये 8 करके आपको, या 40 करके आपको दर्शाएगा। जिससे इस रिक्टर स्केल की ये खासियत है कि ये अपने एक की वैल्यू को 10 गुना तीव्रता में वृद्धि करके दर्शाता है। इसका ये मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक मापन, मतलब इसका प्रयोग जो इंडिया में या किसी वर्ल्ड में सबसे सर्वाधिक मात्रा में किया जा रहा है कि इससे मतलब एग्जैक्ट पता चल जाता है। और ये रिक्टर स्केल का प्रयोग उस दौर में किया जाता है जब कुछ विनाशकारी हो, जैसे इतनी स्पीड से आए कि दीवालों का चटक जाना, या इतनी ज्यादा कंपन हो कि कुछ हिल जाना, या ज्यादा ही प्रतीत होने लगे, तो वो उस स्थिति में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और मर्केली स्केल जो है वो अनुभव, मतलब कि बहुत हल्का फुल्का जब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कुछ चीजें टंगी हिल रहा है, या कहीं आप चल रहे हैं थोड़ा सा आपको लग रहा है कि चक्कर जैसा मुझे आ रहा है, क्योंकि उस टाइम भूकंप आया रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये इसमें 0 to 9 डिजिट रहते हैं, इसमें 1 to 12 रहते हैं। और ये अपने वो अंक को जो भी वैल्यू रहते हैं वो 10 गुना करके दर्शाता है तीव्रता के मान में। और इसको 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के माध्यम से किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीव्रता। नेक्स्ट देखिए, कि भूकंप के आने के कारण क्या होते हैं। इसको शॉर्ट में मैंने बताया है कि ये एक होता है मानव निर्मित होती है, एक प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित होने का वजह क्या है कि जैसे जो परमाणु परीक्षण होते हैं उससे भी हमारे धरातल में थोड़े बहुत टाइम के लिए कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, तो जिसे उसे भी भूकंप कहते हैं। और जैसे कोई परमाणु ब्लास्ट हुआ या कुछ ऐसी हरकतें जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है और उससे हमारी धरातल में किसी भी प्रकार का कंपन होता है तो वो भूकंप का रूप लेती है और वो मानव निर्मित कहलाती है, ठीक है। प्राकृतिक उसे कहते हैं जैसे ज्वालामुखी हो गया। प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी फटने के उपरांत भी हमारी आसपास के धरातल में कंपन होती हैं। और प्लेटों का अपनी जगह से अस्थायीकरण होना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह होना, अपनी स्थान से इधर उधर हटना, वो भी एक भूकंप का कारण बनती है। हमारी धरातल में गैसों की मात्रा की अधिकता होना, जिससे पूरी जो स्थिति है उसका जो भी स्थिति है उसका सही तरीके से नहीं संचालन हो पाना भी, वो भी धरातल में कंपन का कारण बन जाती है, जिससे भूकंप का रूप ले लेती है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक और मानव निर्मित होती हैं, जो मनुष्यों के द्वारा, और जो कुछ होती है कि प्राकृतिक रूप से उसे कोई नहीं रोक सकता, वो आना ही आना है। और किसी कारणवश हमारी धरातल में कोई भी कंपन होता है तो वो भूकंप कहलाता है। हानि तो भूकंप से जितनी भी कह दीजिए उतना कम ही है, क्योंकि भूकंप से हानि के अलावा और कुछ होने है नहीं। और उस कुछ चीजें होती हैं जो लाभ भी जानते हैं कि भूकंप से लाभ भी होता है, तो हानि के बारे में नहीं, लाभ के बारे में हम जानते हैं कि लाभ क्या क्या है। लाभ तो वैसे बहुत चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं बता रही हूँ। जैसे जब दरार भूकंप आते हैं अधिक मात्रा में, अत्यधिक स्पीड से, तो
वो कई कई जगहों पे दरारें बहुत ज्यादा पड़ जाती हैं, मोटी मोटी ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे खनिज प्राप्त करने में सुगमता होती है, कोई भी चीजें हमें अच्छे से मिल जाती हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड देखिए, झीलों और बंदरगाहों का निर्माण, इससे ये होता है कि बहुत सारे जल स्रोत उत्पन्न हो जाते हैं भूकंप से। और कहीं कहीं बंदरगाह भी भूकंप के कारण से मतलब बन जाते हैं। तो ये हो गया झीलों और बंदरगाहों का निर्माण। थर्ड पॉइंट है कि जब भूकंप आते हैं तो बहुत चीजें ऊपर, कुछ चीजें नीचे, ऐसे भू आकृति में बदलाव होता है। तो उसी मतलब भूकंप से पर्वत और पठार का भी निर्माण होता है कि बहुत स्पीड से कुछ उलट पुलट हो गया तो उससे पर्वत और पठारों का भी निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक मतलब लाभ का विषय बना है। तो ये चीजें हो गई, और भूकंप से जितनी भी टॉपिक थी वो हमने बता दिया है, जहां से भी आने की संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए धन्यवाद।